नेक्स्ट बात करेंगे फॉरवर्ड फेलियर, बैकवर्ड फेलियर, लो आउटपुट कार्डियक फेलियर, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर की। तो इन टर्म्स का मतलब क्या होता है? देखिए, इंग्लिश में फॉरवर्ड फेलियर इज ऑल्टरनेटिव टर्म फॉर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। जैसे कि फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ मूवमेंट है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक से काम नहीं कर रहा है, और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं करेगा तो कार्डियक आउटपुट भी लेस होगा। अगर कार्डियक आउटपुट कम होगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी लेस होगा, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। जैसे कि किडनी की ब्लड सप्लाई लेस हो जाती है तो पेशेंट को ओलिग्यूरिया हो सकता है। नॉर्मल यूरिन आउटपुट की डेफिनेशन होती है 1 ml पर केजी पर आवर। मतलब अंदाज़न अगर लगाएं 1 ml पर केजी पर आवर से, तो मैं अगर वैल्यू लिखूं यहाँ पे और मैथमेटिकली हम कैलकुलेट भी करें, तो एक 60 किलो के आदमी को कितना यूरिन नॉर्मल बनना चाहिए? तो एक 60 किलो के आदमी में तकरीबन 60 ml यूरिन पर आवर बनना चाहिए। क्योंकि जब भी हम इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग करते हैं तो हमें मेंशन करना होता है कितना फ्लूइड्स पेशेंट को दिया गया, कितना यूरिन आउटपुट है, और फिजिशियन इनसेंसिबल लॉसेस और यूरिन आउटपुट के बेसिस पे टोटल फ्लूइड को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर नॉर्मल आदमी का यूरिन आउटपुट 60 ml पर आवर होगा, और अगर आप उसको 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही 1.5 लीटर के आसपास बन जाएगा, दैट इज़ 1440। और मैंने ये बोला कि अगर हार्ट ठीक से काम नहीं करता तो यूरिन आउटपुट भी कम हो जाता है। इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कार्डियो रीनल सिंड्रोम बोलते हैं। कार्डियो रीनल मतलब जिनका हार्ट काम नहीं करता उनको फ्यूचर में रीनल फेलियर होने की संभावना रिलेटिवली ज़्यादा रहती है। नाउ इसके कंपैरिजन में एक और टर्म यूज़ होती है बैकवर्ड फेलियर। बैकवर्ड फेलियर से मतलब है कि राइट वेंट्रिकल ठीक से काम नहीं कर रहा, क्योंकि अल्टीमेटली सारा का सारा जो ब्लड है वो हार्ट में आता कहाँ से? पीछे से, मतलब राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है कहाँ से आता है? तो वो लिवर के थ्रू, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, और हेड और नेक का सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट साइड ऑफ द हार्ट में एंटर करता है। अगर राइट साइड ठीक से काम नहीं करेगी तो पेशेंट को पीडल एडीमा डेवलप हो जाएगा, हिपैटोमेगली हो जाएगी, और एलिवेटेड जेवीपी की फाइंडिंग्स हैं। तो ये सिर्फ दो ऑल्टरनेटिव टर्म्स हैं जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड फेलियर, जो कि आपको लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के बारे में दर्शाती है। बाकी रियलिटी में जो हमारे पास वार्ड में केस आते हैं, हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट में पेशेंट एडमिट होते हैं, वो बाई वेंट्रिकुलर फेलियर के होते हैं, मतलब उनमें लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों का फेलियर होगा। अब कई बार आप टर्म पढ़ते हैं लो आउटपुट कार्डियक फेलियर, और कई जगह लिखा होता है हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर। तो मैं आपको अब समझाता हूँ कि लो आउटपुट कार्डियक फेलियर से मतलब क्या है। मतलब ये है कि आगे का रास्ता जो है वो नैरोड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक वैल्वुलर कंडीशन पढ़ लेते हैं। इस वैल्वुलर कंडीशन को यूजुअली रोमैटिक हार्ट डिजीज़ के साथ देखा जा सकता है, दैट इज़ माइट्रल स्टेनोसिस। नॉर्मल जो हमारा माइट्रल वेल्व का ओरिफिस होता है उसका साइज़ कितना होता है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, डू नॉट चेक आउट फ्रॉम द नोट्स। यस गाइस, ये जो माइट्रल वेल्व का ओरिफिस है, राइट साइड पे ट्राइकिस्पेड वेल्व है, लेफ्ट साइड पे माइट्रल वेल्व है। तो नॉर्मली जो हमारा माइट्रल वेल्व है उसका नॉर्मल ओरिफिस कितने स्क्वायर सेंटीमीटर का होता है? तो माइट्रल वेल्व का ओरिफिस तकरीबन 4 से 6 स्क्वायर सेंटीमीटर का होता है। लेकिन अभी मैंने क्या दिखाया कि यहाँ पर एक ऑब्स्ट्रक्शन है, नैरोइंग है रोमैटिक फीवर की वजह से। क्योंकि रोमैटिक फीवर में एशकॉफ नोड्यूल्स होते हैं, वो एशकॉफ नोड्यूल्स हार्ट के वेल्व में डैमेज कर देंगे। उस डैमेज की वजह से फाइब्रोसिस हो जाएगा और ये ओपनिंग नैरो हो जाती है। तो माइट्रल स्टेनोसिस कब बोलते हैं? जब किसी भी पेशेंट में ये जो ओरिफिस है माइट्रल वेल्व का, ये रिलेटिवली लेस हो जाता है। और इसके लेस होने से होगा क्या? इसके लेस होने से पहली बात तो ये है कि जो भी ब्लड आगे मूव करना है, जैसे राइट साइड पे जो वेनस रिटर्न है, वो तो सारा का सारा ब्लड बहुत ईजिली राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जा पाएगा। लेकिन जो भी ब्लड हमारे लंग से लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आएगा, पहले तो उसको ब्लड को आगे जाने में दिक्कत होगी। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया कि अमाउंट ऑफ ब्लड गोइंग इन द लेफ्ट वेंट्रिकल विल बी लेस। अगर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ही कम तो बाहर भी कम जाने वाला है। इसका मतलब ये है कि लो आउटपुट कार्डियक फेलियर किस वजह से हो रहा है? बिकॉज आउटपुट फ्रॉम द हार्ट जो लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम 80 ml होनी चाहिए, वो 80 ml से कम है, जो कि ये बताता है कि क्यों यहाँ पर हम लो आउटपुट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अब हार्ट फेलियर कैसे हुआ? क्योंकि रास्ता बंद है तो लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा।
अगर लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा तो पल्मरी वेन्स में भी प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर लंग्स की ब्लड वेसल्स में प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया तो फिर पेशेंट को पल्मरी एडीमा डेवलप हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे डॉटेड फैशन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन ये पॉइंट तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल में कोई दिक्कत होती है तो पेशेंट को पल्मरी एडीमा तो होता ही है, लेकिन इस बार ही क्या दिखाया मैंने कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से तो यहाँ पर पल्मरी एडीमा के मैनिफेस्टेशंस आएंगे। ये जो प्रेजेंटेशन है इसको हम लो आउटपुट कार्डियक फेलियर बोलते हैं। अब मैं एज ग्रुप चेंज कर देता हूँ। इंस्टेड ऑफ रोमैटिक फीवर लेट्स कंसिडर अ पर्सन जिसकी उम्र 70 साल है, और इस 70 साल के इंडिविजुअल को वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस है। वाइल आई एम ड्राइंग दिस डायग्राम, आप लोगों के लिए सवाल है, आप मुझे बताओ नॉर्मल जो हमारा एओर्टिक वाल्व होता है उसके ऑरिफिस का जो साइज़ है वो कितना होता है, क्योंकि देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो अल्टीमेटली एओर्टा में जाना चाहिए। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड अगर एओर्टा में जाना है तो ये जो ऑरिफिस है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, हमारे राइट वेंट्रिकल का ब्लड हमारी पल्मरी आर्टरी में एंटर करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड एओर्टा में एंटर करेगा। ये जो ऑरिफिस होता है एओर्टिक वाल्व का जिसको मैंने अभी दिखाया उसका जो नॉर्मल साइज होता है वो 2.5 से 4 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। तो जैसे मैंने आपको सिखाया कि माइट्रल वाल्व का ऑरिफिस का साइज 4 to 6 है, यहाँ पे 2.5 से 4। अब अगर यहाँ पर नैरोइंग हो गई, जैसे ये एक ओल्ड मैन है, यूजुअली वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस ओल्ड एज ग्रुप में मिलने वाला एक वैल्वुलर कंडीशन है। वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू एज सीन इन जेरियाट्रिक पॉपुलेशन। जेरियाट्रिक मतलब यूजुअली ये 65 ईयर्स की एज के बाद में मिलता है। वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि एक्सट्रीम एज ग्रुप में मिलेगी। एक्सट्रीम एज ग्रुप मतलब या तो बहुत ही छोटे बच्चे में मिलेगी, छोटे बच्चे से मेरा मतलब कि उसे क्या दिक्कत होगी, बाइकुस्पेड एओर्टिक वाल्व। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस यंग इंडिविजुअल्स में नहीं मिलता, टीनेजर्स में नहीं मिलता, यंग एडल्ट्स में नहीं मिलता। माइट्रल स्टेनोसिस माइट्रल रिगर्जिटेशन यूजुअली रोमैटिक हार्ट डिजीज के जैसे टीनेजर्स में या चिल्ड्रन में या यंग एडल्ट में मिल सकते हैं, लेकिन ओल्ड मैन आफ्टर 65 ईयर, ओल्ड वुमन आफ्टर 65 ईयर या बाइकुस्पेड एओर्टिक वाल्व जिसकी वजह से एओर्टिक स्टेनोसिस होता है, ये बाइकुस्पेड एओर्टिक वाल्व यूजुअली आपको पीडियाट्रिक एज ग्रुप में या तो चाइल्डहुड में या इन्फेंसी में, इन्फेंट मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में ही प्रेजेंट कर जाएगा। मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, valvular aortic stenosis is seen in extreme age group, या तो very old person or in a very young person। and as you can see from the diagrammatic representation, right ventricle जब force लगाएगा तो blood pulmonary artery में तो easily जा पाएगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि रास्ता बंद है तो इस रास्ता बंद होने की वजह से पहले तो हम ये देखते हैं कि इन पेशेंट्स में कॉम्पेंसेटरी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो एक तो मैंने यहाँ पे ये दिखाया कि इन पेशेंट्स में वाल्वुलर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हाइपरट्रॉफी हो जाती है। और हाइपरट्रॉफी से दिक्कत क्या है भाई, आप जिम में जाके वर्कआउट करोगे, ज़्यादा मेहनत करोगे, मसल्स बनेंगे, लेकिन हार्ट में ज़्यादा मसल की ज़रूरत नहीं है, जितना चाहिए उतना ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा कि हार्ट की जो डिमांड है, जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगी, और ऑक्सीजन की डिमांड होने के बढ़ने के बावजूद भी जो हार्ट के अंदर कॉर्नरी आर्टरीज की सप्लाई है वो तो नॉर्मल ही रहने वाली है। ऐसी कंडीशन जहाँ पे डिमांड तो बढ़ गई पर सप्लाई उतनी ही रहती है, वो मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई को हम एंजाइना बोलते हैं। तो वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट हमारे पास क्यों आते हैं, तो वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट्स भी हमारे पास में एंजाइना के सिम्टम की वजह से आते हैं। एंजाइना मतलब मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, या तो सप्लाई कम हो जाए जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस में होता है, यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो गई, और फाइनली आपने ये सीखा क्योंकि रास्ता बंद है तो इस साइड से ब्लड बाहर तो जाएगा पर कम बाहर जाएगा, और क्योंकि कम बाहर जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन के रहते लो आउटपुट वर्ड आ गया, और क्योंकि हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा तो लो आउटपुट हार्ट फेलियर कैन बी सीन विद ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, जैसे कि माइट्रल स्टेनोसिस एंड वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस। अब एक बारी हमें ये लो आउटपुट वर्ड की क्लैरिटी है कि भाई लो आउटपुट कार्डियक फेलियर बोल रहे हैं माइट्रल स्टेनोसिस और एओर्टिक स्टेनोसिस में, तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कब हम बोलेंगे कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाई आउटपुट कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। पहली बात तो पढ़ के ही बहुत अजीब लगता है कि यार हाई आउटपुट का मतलब फिर हार्ट फेलियर क्यों बोल रहे हैं, लेकिन उसका मैं लॉजिक आपको बताता हूँ कि हाई आउटपुट हार्ट फेलियर्स उसका मतलब है कि भाई हो सकता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम तो उतनी ही है या स्ट्रोक वॉल्यूम अगर कम भी हुई, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है कि स्ट्रोक वॉल्यूम में चेंज ना होकर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया। अगर हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा
तो ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हार्ट को रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। हार्ट तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको बेचारे को रिलैक्स करके सांस लेने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो जब भी हार्ट फास्ट बीट करता है तो डायस्टोल की ड्यूरेशन कम हो जाती है। अगर डायस्टोल का ड्यूरेशन कम हो जाएगा तो हार्ट ठीक से ब्लड से फिल नहीं हो पाएगा। इस टाइम पे जब आप आराम से चेयर पे बैठ के मुझको सुन रहे हैं तो तकरीबन आपके हार्ट में हर बार 130 ml ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में एंटर करता है, जिसे हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। इस 130 ml में से 80 ml ब्लड हमेशा आपके हार्ट से बाहर चला जाएगा, तो बच गया 50 ml, जिसे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोला जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वाइल यू आर लिसनिंग टू मी कंफर्टेबली, आपके हार्ट के चैम्बर में 130 ml ब्लड हर बार हार्ट में एंटर करता है। लेकिन अगर आपका हार्ट तेज़ी से बीट करेगा तो उसे रिलैक्स करने का मौका ही नहीं मिलेगा, और क्योंकि वो ठीक से रिलैक्स ही नहीं कर पाएगा तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 130 ml से कम होगी। अगर हार्ट में ब्लड आएगा ही कम तो बाहर भी कम जाएगा, और बाहर कम जाएगा तो फिर कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। मैंने आपको ये सिखाया है कि हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर में वो हाई आउटपुट वर्ड क्यों बोल रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, वो तो सेम ही है, लेकिन हार्ट रेट डिसप्रपोर्शनेटली बढ़ गया है। और ये खतरे वाली बात क्यों, क्योंकि नॉर्मली तो मतलब मोस्ट स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है, सर हार्ट रेट बढ़ गया तो क्या दिक्कत है। भाई हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हम वर्कआउट करेंगे, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, तो फिर दिक्कत वाली बात क्या है। भाई दिक्कत वाली बात यह है कि ये डिसप्रपोर्शनेट, एक होता है प्रपोर्शनेट कि भाई आप एक्सरसाइज करेंगे तो जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना हार्ट रेट बढ़ेगा। पर ऐसा तो नहीं ना कि चेयर पे बैठे बैठे आपका हार्ट रेट 150 है। ऐसा तो नहीं कि चेयर पे बैठे बैठे आपका हार्ट रेट 150 है। आप ऐसे सोचिए, डिसप्रोपोर्शनेट से मेरा मतलब आप चेयर पे बैठे और आपका हार्ट रेट 150 है, तो हार्ट जब तेज़ी से बीट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो रिलैक्स भी तो करना है, वो रिलैक्स होने का मौका ही नहीं मिला। और रिलैक्स करने के मौका ना मिलने की वजह से यहाँ पर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो गई, 130 ml से कम ब्लड आया तो बाहर भी कम जाएगा, जिसकी वजह से इसको हाई आउटपुट हार्ट फेलियर बोलते हैं, क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन हार्ट रेट से अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट ड्रॉप कर रहा है। एक और पॉइंट करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर हार्ट प्रॉपर आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो इवन कॉर्नरी ब्लड फ्लो इस कंडीशन में कम हो जाएगी। जो हार्ट की ब्लड सप्लाई होती है ना, खुद की कॉर्नरी ब्लड सप्लाई, वो मैक्सिमम डायस्टोल में होती है। ये फिजियोलॉजी में पढ़ना कि सिस्टोल के दौरान तो ब्लड हार्ट से बाहर जा रहा होता है, लेकिन डायस्टोल के दौरान ब्लड वापस हार्ट में आ रहा होता है, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो इसकी वजह से, क्योंकि हार्ट वो ठीक से फिलअप ही नहीं हो पा रहा है और ठीक से रिलैक्स भी नहीं कर पा रहा है, तो इवन कॉर्नरी ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जो अगेन हार्ट फेलियर को दर्शाता है कि भाई अगर हार्ट को खुद को ही ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। मुद्दे की बात यह है, लो आउटपुट हार्ट फेलियर मतलब रास्ते में कहीं रुकावट है, बट हाई आउटपुट हार्ट फेलियर में हार्ट रेट बढ़ गया है, वो अच्छी बात नहीं है। फिजियोलॉजिकल टैकीकार्डिया इज गुड, अगर आप वर्कआउट करेंगे तो टैकीकार्डिया इज गुड, बट चेयर पे बैठे बैठे तो टैकीकार्डिया इज नॉट गुड, विच इज़ वाई कि क्योंकि हार्ट की डिमांड तो बढ़ गई पर उसकी कॉर्नरी आर्टरी सप्लाई तो रेदर उल्टा कम हो गई, और उसकी वजह से इसको चेस्ट पेन के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो कौन से ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पे हाई आउटपुट हार्ट फेलियर लिखा हुआ होगा। हाई आउटपुट हार्ट फेलियर का बेस्ट एग्जाम्पल है सिवियर अनीमिया। सिवियर अनीमिया के सारे पेशेंट्स में, क्योंकि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है तो ऑक्सीजन कैरी करने वाला कैपेसिटी कम हो जाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कमी से ये हार्ट बेचारा ठीक से काम नहीं कर पाएगा, तेज़ी से बीट करने की कोशिश तो कर रहा है कॉम्पेंसेशन में, लेकिन उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, क्योंकि टोटल हीमोग्लोबिन की वैल्यू लेस है। एक और कंडीशन जिसमें हम हाई आउटपुट हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ते हैं वो है थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस में थायराइड हार्मोन्स जैसे कि T4 और T3 बढ़ जाते हैं, और ये दोनों के दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, ये हार्ट की ऑक्सीजन कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे होते हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, थायराइड हार्मोन्स जो हैं ये इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी रखते हैं। अगर इनका लेवल बढ़ जाता है तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, अगर इनका लेवल कम हो जाता है तो हार्ट रेट कम हो जाती है। ये हार्ट रेट को डिसप्रपोर्शनेटली बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से हमारे पेशेंट में, हमारे क्लाइंट में हाई आउटपुट हार्ट फेलियर डेवलप हो रहा है, क्योंकि हार्ट रेट डिसप्रपोर्शनेटली इंक्रीज हो गया। तीसरा एक और एग्जांपल जिसमें हमें हाई आउटपुट हार्ट फेलियर मिलता है उसको बोलेंगे वेट बेरी। वेट बेरी थायमाइन की डेफिशिएंसी से होता है, तो वहाँ पे सवाल यूजुअली अल्कोहलिक से स्टार्ट होगा। ये तीनों ऐसी कंडीशंस हैं जिनको मैंने ग्रीन से अलग से भी मेंशन किया है, और इनको मैं इस बॉक्स में मेंशन कर रहा हूँ। दीज आर कंडीशंस इन विच द मेन प्रॉब्लम इन द हार्ट विल बी डिसप्रपोर्शनेट राइज ऑफ हार्ट रेट।
ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है यहाँ पर। अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन होती तो हम उसे लो आउटपुट हार्ट फेलियर बोलते। तो पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। फॉरवर्ड फेलियर तो समझ में आ ही गया, फॉरवर्ड मतलब ब्लड आगे ठीक से नहीं जा रहा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की दिक्कत। पीछे से ब्लड एंटर कहाँ से करता है, सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा के रास्ते राइट वेंट्रिकल में, तो बैकवर्ड मतलब राइट वेंट्रिकल का फेलियर। लो आउटपुट हार्ट फेलियर मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, और हाई आउटपुट हार्ट फेलियर मतलब यहाँ पर जो हार्ट रेट है वो हार्ट रेट डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ गई है, प्रोपोर्शनेटली नहीं डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ी है। और ज़्यादा बढ़ने की वजह से, क्योंकि मिसमैच बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड हो गया यहाँ पे। सप्लाई, अगेन फिर से बोल रहा हूँ, सप्लाई में दिक्कत नहीं हुई है लेकिन डिमांड तो इंक्रीज हो गई है, तो हार्ट ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इश्कीमिया के रहते, वो इश्कीमिया इसलिए है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और इसकी वजह से हार्ट ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अब जो नेक्स्ट टर्म मैं बोलूँगा वो मोस्टली फिजिशियन यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी भी क्लैरिटी रखनी है। जब आप इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो ऐसे लिखा होगा HF मतलब हार्ट फेलियर, वो तो समझ में आ जाता है। और बहुत बार लिखा होगा PEF, HF पेफ, और कई बार आप देखोगे केस फाइल पे लिखा होगा HF रेफ। तो HF तो हर किसी को समझ में आ गया, हार्ट फेलियर है। P से हो जाता है प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला भी अभी आपको बताता हूँ, लेकिन अभी के लिए टर्म याद रखनी है। HF मतलब हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, और HF रेफ का मतलब है हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। तो पहले तो हमें फुल फॉर्म्स की क्लैरिटी रखनी है, हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड और हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। अब इजेक्शन फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन इज स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जैसे कि आप इस टाइम पे कंफर्टेबली बैठ के मुझे सुन रहे हैं, तो जितनी बार आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा है 130 ml ब्लड उसमें एंटर कर रहा है, और उस 130 में से कितना बाहर जा रहा है हर बारी 80 ml। अगर आप दोनों का रेशो निकालेंगे तो इजेक्शन फ्रैक्शन निकलेगी 65%। हमारा जो हार्ट है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मशीन्स। इवन जो इलॉन मस्क, जो आप जानते हैं अमेरिका में एक फेमस ट्विटर के ओनर थे, और ही इज़ ऑल्सो द आई मीन द फाउंडर ऑफ स्पेस एक्स, जिनके सबसे पावरफुल रॉकेट्स है फैल्कन एक्स के, जिससे वो मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि टेस्ला की जो गाड़ी है या जो फैल्कन एक्स का रॉकेट है, उसकी भी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम 50% है, लेकिन ह्यूमन हार्ट की जो एफिशिएंसी है वो 65% है। आई मीन ह्यूमन हार्ट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट मशीन एवर क्रिएटेड ऑन प्लानट अर्थ। आज के डेट में साइंस, इवन इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स जो रॉकेट्स बना पाई है वो 50% एफिशिएंसी पे ही ऑपरेट करते हैं। तो इजेक्शन फ्रैक्शन हमारा 65% है, और बहुत बार हमें मिलेगा हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। प्रिजर्व्ड वर्ड पढ़ के बहुत स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि सर प्रिजर्व्ड मतलब सब कुछ तो ठीक है, फिर आप हार्ट फेलियर क्यों बोल रहे हो। नहीं, प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन टर्म एक मिसनॉमर है। मिसनॉमर है मतलब इसको पढ़ के लगता है इंग्लिश में कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किताब में ऐसा लिखा है कि प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि 65%, ये है सिर्फ 50% इजेक्शन फ्रैक्शन। तो फिर सवाल उठता है कि रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन किसको बोल रहा है। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल होती है 65%, अगर वो 40% या उससे कम है, जितना ब्लड हार्ट में आ रहा है अगर उसमें से 40% या उससे कम ही बाहर जा पा रहा है तो हम बोलेंगे रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। और अगर कम से कम 50% के आसपास अगर बाहर जा पा रहा है तो हम बोलेंगे प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन में थोड़ा प्रोग्नोसिस बेटर होता है क्योंकि एटलीस्ट कार्डियक आउटपुट फिर भी थोड़ा मेंटेन हो रहा है, लेकिन रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन में तो इंग्लिश से पता चल जाता है कि अगर हार्ट कम परफॉर्म करेगा तो सारा का सारा ब्लड लंग्स में एक्यूमुलेट कर जाएगा, तो पल्मरी एडीमा पेरिफेरल सर्कुलेशन में एक्यूमुलेट कर जाएगा, तो दे कुड बी डेवलपमेंट ऑफ पीडल एडीमा। सो देयरफॉर ये अलग अलग टर्म्स हैं हार्ट फेलियर को डिस्क्राइब करने के लिए। लो आउटपुट, हाई आउटपुट। लो आउटपुट में याद करना ऑब्स्ट्रक्शन, हाई आउटपुट में याद करना डिस्प्रोपोर्शनेट टैकीकार्डिया। 3 एग्जांपल्स थे, आई होप याद हो गया होगा। सिवियर अनीमिया, थायरोटॉक्सिकोसिस, और थायरोटॉक्सिकोसिस तो खैर इसलिए क्योंकि थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं सिंपैथोमिमेटिक स्टिमुलेशन करते हैं, और वेट बेरी। ये तो बड़े क्लासिकल से एग्जांपल हैं, और एमसीक्यूज लो आउटपुट और हाई आउटपुट के कंपैरिजन पे आते हैं। या फिर वो पूछेगा कि भाई फॉरवर्ड या बैकवर्ड फेलियर के एग्जांपल क्या है या मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, तो आप लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से निकाल लेना। या फिर वो पूछ लेगा कि भाई किसी मरीज को हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन है, तो उसमें वो वैल्यू पूछ लेगा कि इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट में इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है ये इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट में हमेशा लिखा हुआ होता है। ये हार्ट की फंक्शनल एफिशिएंसी को दर्शाता है कि हार्ट कितना बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और अगर रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन है तो प्रोग्नोसिस विल बी मोर वर्स ऑफ एज कम्पेयर टू प्रोग्नोसिस विद हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन।
नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्सिंग इंटरवेंशंस टू बी डन इन एक्यूट हार्ट फेलियर, जो कि मेरे हिसाब से इस डिस्कशन का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है आफ्टर डिफरेंसेस बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो हमें हमारे पेशेंट को इंश्योर करना है कि वो सुपाइन पोजीशन में ना लेटे, वो सेमी रिकम्बेंट भी ना हो। हम रिकमेंड करेंगे हाई फाउलर पोजीशन, which means that the person would be sitting up in the hospital bed, जितना पेशेंट के लिए कंफर्टेबल हो। हम अप टू 90 डिग्रीज, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा 90 डिग्रीज तक लेके जाइए, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है अप टू 90 डिग्रीज आप हेड एंड को एलिवेट कर सकते हैं ताकि पेशेंट फील्स बेटर। अगर वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा है आप थोड़ा सा लेस भी कर सकते हैं 70 डिग्रीज के आसपास, और पेशेंट के नीज फ्लेक्स्ड होने चाहिए कंफर्ट के लिए। आई मीन द लेग्स कैन बी स्ट्रेट, और यू कैन पुट समथिंग लाइक अ स्मॉल पिलो अगर है अवेलेबल आपके पास में, अदरवाइज आप टॉवल रोल करके लगा सकते हैं ताकि नी स्लाइटली फ्लेक्स रहे। तो हाई फाउलर पोजीशन में पेशेंट को बिठाना है। उसके बाद में एक निमोनिक होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है LMNOP, दैट इज़ पहले मैं फुल फॉर्म बोल देता हूँ, लेसिक्स मॉर्फिन नाइट्रेट्स ऑक्सीजन एंड पोजिशनिंग। और मैं फिर से हाईलाइट करना चाहूँगा कि जैसे मून निमोनिक आपको बताया, अब मून निमोनिक आप हमेशा MI में पढ़ते हो, लेकिन सबसे पहले मॉर्फिन नहीं देते, सबसे पहले हम एस्पिरिन देते हैं। मैं फिर से बोलूँगा, मोन निमोनिक, मोन बोल लीजिए मोना बोल लीजिए, एक ही बात है। तो मोन या मोना जो हम MI के मैनेजमेंट में पढ़ रहे होते हैं उसमें स्टार्टिंग मॉर्फिन से नहीं करते, वो तो सिर्फ निमोनिक के लिए है। हम ट्रीटमेंट जो स्टार्ट करते हैं वो एस्पिरिन से स्टार्ट कर रहे होते हैं क्योंकि MI में क्लॉट बन रहा होता है। वैसे ही यहाँ पे निमोनिक LMNOP है, लेकिन हम लासिक से स्टार्ट नहीं करते, हम मॉर्फिन या नाइट्रेट से स्टार्ट नहीं करते, हम पोजिशनिंग से स्टार्ट करते हैं। और पोजिशनिंग के बाद मैंने बोला कि ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट को देना ज़रूरी है। अब ऑक्सीजन कैसे दी जाएगी, तो वो ज़रूरी है कि एक्यूट पल्मरी एडीमा के मरीज़ में, क्योंकि पिंक फ्रॉथी स्पूतम भी हो रहा है, पेशेंट को सांस लेने में एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इसकी ऑक्सीजन देने के लिए हम एक टाइट फिटिंग फेस मास्क यूज़ करेंगे। हम पेशेंट को दे सकते हैं NIV, दैट इज़ नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। ये नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन को आपने इवन कोविड के पेशेंट्स में यूज़ होते हुए देखा होगा, जिसमें हम एक टाइट फेस मास्क पेशेंट पे लगा रहे थे। दो इस टाइट फेस मास्क से थोड़ा पेशेंट को क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है, क्योंकि बहुत टाइट, देखिए ना हम थोड़ी देर भी मास्क लगाते हैं निशान पड़ जाता है, तो इतना टाइट फिटिंग फेस मास्क हो कई बार तो देखो नाक पे ब्रिज ऑफ द नोज पे ना अल्सर बन जाएगा दूसरे तीसरे दिन में। तो पेशेंट्स आर नॉट एबल टू टॉलरेट दिस। फिर बात बात नहीं कर पाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। आप खुद ही अगर 1 घंटा बात ना करें, 2-3 घंटे किसी से बात ना करें, तो वैसे ही अजीब लगना शुरू हो जाता है। आप 2 दिन बात ना करें किसी से, कहना आसान है मैं किसी से बात नहीं करता, बट इंटरमिटेंटली हम चैटिंग करते रहते हैं, मॉम डैड के साथ में, ब्रदर सिस्टर के साथ में, मोबाइल देख रहे हैं, वो भी एक फॉर्म ऑफ चैटिंग ही है। लेकिन अगर कोई आदमी बीमार है और किसी से बात भी नहीं कर पा रहा, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करता है। तो यहाँ पे टाइट फिटिंग फेस मास्क हमें लगाना पड़ता है, विच विल मेक अ पर्सन फील रियली रियली कि आपने उसकी सारी जो फ्रीडम है वो छीन ली है, बट आप पेशेंट को कन्विंस करेंगे कि ये उसके बेटरमेंट के लिए है। तो NIV से हम टाइट फिटिंग फेस मास्क से ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बोलना चाहूँगा कि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन को एक तो COPD की एक्सेसरबेशन में यूज़ करते हैं, जैसे कि ये एक नोन केस है, सिगरेट स्मोकर हैं, इन्हें COPD है और इनको कोविड हो गया। तो कोविड क्योंकि बिगड़ गया और इनका COPD भी था, तो तब इनको बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो, तो हम इन पेशेंट्स में नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अभी अभी मैंने पढ़ाया, अगर किसी पेशेंट को लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से एक्यूट पल्मरी एडीमा हो जाए, उसमें भी नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन यूज़ करते हैं। और अगर कोविड की वजह से, कोविड तो अभी भी है, अगर किसी को कोई आदमी स्टेरॉइड्स पर है और उसको सिवियर कोविड हो जाए, तो उसमें भी हम नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन यूज़ करते हैं। तो ये 3 इंडिकेशंस हैं नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशंस की: एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और COPD, एक्यूट पल्मरी एडीमा एंड सिवियर कोविड-19। तो मैं पेशेंट को यहाँ पर NIV से मैनेज करूँगा। अब बहुत बारी NIV अवेलेबल नहीं भी होता है, तो फिर ऑक्सीजन कैसे दे सकते हैं, तो नॉन रीब्रीदर मास्क के थ्रू दे सकते हैं। नॉन रीब्रीदर मास्क में वो आपसे फ्लो रेट पूछ लेगा, जो कि 15 लीटर पर मिनट पे होता है, क्योंकि ट्रेडिशनल जो ऑक्सीजन मास्क होता है वो तो 6 लीटर पर मिनट पे होता है। नोट्स में बिना देखे मुझे बताओ कि जो रूटीन कन्वेंशनल वाला मास्क होता है, जो रूटीन कन्वेंशनल वाला मास्क होता है उसका नाम क्या होता है? वैसे तो मैंने लिख दिया है। जो रूटीन कन्वेंशनल मास्क होता है उसका नाम हडसन मास्क होता है। इस हडसन मास्क से हम ऑक्सीजन 6 लीटर्स पर मिनट पर दे रहे होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास में अवेलेबल होता है इवन वेंटी मास्क। वेंटी मास्क से जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हम डिलीवर कर पाते हैं वो हडसन मास्क से थोड़ी बेहतर होती है। इनफैक्ट अब मैं इसको स्टेप अप ऑक्सीजन थेरेपी बोलूँगा
कि हम हडसन मास्क से देंगे, अगर हडसन मास्क से सैचुरेशन नहीं इंप्रूव होते वेंटी मास्क, फिर एनआरबीएम, फिर नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन जिसको हम स्टेप अप ऑक्सीजन थेरेपी बोलेंगे। और आइडियल सर्कमस्टांसिस में बोलता है आप सीधा एनआईवी से स्टार्ट करो। भाई अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत है और आपको पता है कि उनकी एक्सपायरी हो सकती है, तो आप सीधा ही हाईएस्ट और मोस्ट मोस्ट आई वुड से इफेक्टिव मेथड ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी को प्रेफर करेंगे, रैदर दैन कि आप पहले हडसन मास्क यूज़ करें फिर आप वेंटी मास्क करें। भाई हम पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं ना, पेशेंट तो सफ़र कर रहा है, वो पे भी कर रहा है अपनी सर्विसेज के लिए, तो हमें बेस्ट ऑप्टिमल सर्विसेज देनी है। तो इसलिए हम नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन से इन पेशेंट्स का पल्मोनरी एडिमा ट्रीट करेंगे। आपने यहाँ पे रियलाइज़ किया कि इवन फ्रूजेमाइड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, तो आप ब्लड में ऑक्सीजन लेवल्स मेंटेन कर पा रहे हो। साथ में आप यहाँ पर आईवी कैनुला के थ्रू फिरोजेमाइड का शॉट लगाएंगे 20 मिलीग्राम 40 मिलीग्राम, जो कि डाईयूरेसिस करता है। फिरोजेमाइड क्या होता है, ये एक लूप डाईयूरेटिक है, ये किडनी की लूप ऑफ हेनले पे असर करके यहाँ से वाटर का लॉस करवाएगा। वाटर अगर कम होगा तो पल्मरी एडिमा भी रिलेटिवली लेस होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पर लैसिक्स के बाद में मॉर्फिन दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि मॉर्फिन क्यों दे रहे हैं यहाँ पर, तो मॉर्फिन भी पल्मरी एडिमा को लेस करती है। देखिए मॉर्फिन एक पेन किलर तो है ही है, पेन किलर कम होने पेन किलर का असर तो वो करती है, साथ में वो वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है, तो इसलिए हार्ट रेट कम हो जाती है, हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाएगी, और साथ साथ में वो पल्मरी एडिमा जो है उसको भी रिलेटिवली लेसर करती है। तो ये कुछ मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शंस हैं जो मॉर्फिन के लिए आपको आना चाहिए। एक की वेगोटोनिक एक्शन, ये आपको वैसे भी बताना चाहिए वेगोटोनिक एक्शन, क्योंकि मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाते ही ना पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाती है, तो आपको इंश्योर करना है कि अगर मॉर्फिन लगाया गया है तो पेशेंट को क्योंकि वॉमिटिंग होगी और उठ के वॉशरूम तो जा नहीं सकता, तो पेशेंट की साइड पे किडनी ट्रे लगा दीजिए ताकि एटलीस्ट वो साइड में टर्न करके और असिस्ट भी करना पड़ेगा आपको ताकि वो वॉमिट कर पाए। तो मॉर्फिन हैज़ अ वेगोटोनिक एक्शन विच कैन कॉज वॉमिटिंग। एंड वेगस नर्व जो होती है वो इंटेस्टाइन को इनर्वेट करती है, और वेगस नर्व जब जब एक्टिवेट होगी तो पेशेंट को रिवर्स पेरिस्टालसिस हो सकता है। रिवर्स पेरिस्टालसिस मतलब उल्टी उल्टी मतलब उल्टी डायरेक्शन में जा रही है ना, तो रिवर्स पेरिस्टालसिस मैंने बोला, दैट इज जो हम हिंदी में उल्टी बोलते हैं, द टेक्निकल वर्ड फॉर दैट इज रिवर्स पेरिस्टालसिस। क्योंकि पेरिस्टालसिस मतलब नॉर्मल इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होती है जिससे खाना आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मॉर्फिन के प्राइमरी दो एक्शंस रहेंगे, पल्मरी एडिमा को कम करती है और वेगोटोनिक एक्शन को मेंटेन करती है। और उसके साथ में मैं पेशेंट में इंट्रावेनस नाइट्रोग्लिसरीन ड्रिप भी चलाऊंगा। ये इंट्रावेनस नाइट्रोग्लिसरीन ड्रिप इसलिए चलाई जाती है क्योंकि ये एक वेनो डायलेटर है, और वेनो डायलेटर होने की वजह से जब ये वेन्स को डायलेट करेगा तो इट विल डिक्रीज द वेनस रिटर्न टू द हार्ट। अगर वेनस रिटर्न हार्ट को कम होगा तो ये अच्छी बात है कि हार्ट पे जो लोड है वो लोड कंपैरेटिवली कम होना शुरू हो जाएगा। तो कौन से वाला लोड कम हो रहा है, जो पहले ब्लड हार्ट में एंटर करना चाहिए वेन्स के थ्रू उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो बोलेंगे डिक्रीज प्री लोड। ऐसा नहीं है कि ये आर्टरीज को या आर्टीरियल्स को डायलेट नहीं करती है। आर्टरीज और आर्टीरियल्स होते हैं बाद में होते हैं ना, पहले हार्ट है, हार्ट के बाद में ब्लड वेसल्स होती हैं, अयोटा होती है, ब्लड वेसल्स होती है, आर्टीरियल्स होते हैं, तो उसको आफ्टर लोड बोलते हैं क्योंकि ये एक वेनो डायलेटर भी है और ये एक आर्टीरियो डायलेटर भी है। लेकिन एग्जाम में अगर वो बोला जाए कि नाइट्रोग्लिसरीन प्रीडोमिनेंटली किस पे असर करता है, वेन्स पे असर करता है या आर्टरीज पे असर करता है, तो आपका आंसर होगा नाइट्रोग्लिसरीन इज अ प्रीडोमिनेंट वेनो डायलेटर। अगर आप वेन्स को डायलेट कर देंगे जो कि हार्ट में पीछे से एंटर करती हैं एसवीसी आईवीसी, तो कम ब्लड हार्ट में जाएगा तो लोड कम हो जाएगा। और साथ में अगर आप आर्टीरो डायलेटर वाला भी बात देखें कि आर्टरीज पे डायलेट होनी शुरू हो गई, आर्टीरियल्स पे डायलेट होने शुरू हो गए, तो जो आफ्टर लोड है, जो स्ट्रेस है हार्ट के ऊपर, वो भी रिलेटिवली लेस हो जाएगा। तो नाइट्रेट्स क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि वो दोनों प्री लोड और आफ्टर लोड को कम करते हैं। लेकिन फर्स्ट आंसर आपका प्री लोड को रिड्यूस करना है, क्योंकि ये एक दवाई प्रीडोमिनेंटली वेनो डायलेटर है और वेन्स हार्ट में पीछे से एंटर कर रहे हैं, तो प्री लोड की वैल्यू रिलेटिवली लेसर हो जाती है। तो हमें लासिक्स देना है, मॉर्फिन, नाइट्रेट्स, ऑक्सीजन एंड पोजिशनिंग, और अगर ये सारे स्टेप्स उठाए जाएं तो हम हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा एज अ नर्सिंग अफसर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी पॉइंट नंबर 6 पे कि आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट करना होगा। सो डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केस फाइल पे लिखा होना चाहिए कि इस टाइम पे पेशेंट इतने बज के इतने मिनट पे उसने सांस लेने में दिक्कत बताई और हमने इंटरवेंशन स्टार्ट कर दी। फिर फिजिशियन आए, फिजिशियन ने अपना ऑर्डर लिखा, पर आपने एज नर्सिंग अफसर क्या स्टॉप उठाया वो
का डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ टाइम स्टैम्प लिख रहा हूँ, जैसे यूट्यूब में वीडियो होता है ना, उसमें वो छोटे छोटे बार्स बने होते हैं, टाइम स्टैम्प्स होते हैं कि इतने बज के इतने मिनट पे फॉलोइंग वीडियो में जानकारी है, इतने बज के इतने मिनट पे ये फॉलोइंग जानकारी है। आजकल देखना आप यूट्यूब पे ना जो वीडियोज़ होते हैं उसमें टाइम स्टैम्प्स आ जाते हैं कि वो बताता है कि इतने टाइम पे ये वाला डेटा दिया हुआ है। तो वैसे ही हम टाइम स्टैम्प्स यहाँ पे लिखेंगे कि मान लीजिए 11:20 पे पेशेंट को कॉल बटन उसने प्रेस किया क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो अब 11:21 पे आ गए, फिर आपने वहाँ पर उसको ऑक्सीजन स्टार्ट करी, आपने एनआईवी से स्टार्ट किया, या आपने जो भी सुविधा है सरकारी अस्पताल में नहीं होगा तो आप हडसन मास से दोगे, तो डॉक्यूमेंट करोगे आपने ये किया और आपने फिजिशियन को कॉल किया और फिर फिजिशियन के ऑर्डर के बेसिस पे आपने सब्सिक्वेंटली इसका मैनेजमेंट किया है। सो डॉक्यूमेंटेशन और टाइम स्टैम्प्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप टाइम स्टैम्प्स में मतलब क्या बताओगे, क्या करंट क्लाइंट स्टेटस, करंट क्लाइंट स्टेटस मतलब अभी उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है, उसका हार्ट रेट कितना है, उसका बीपी कितना है, उसका पल्स ऑक्सीमीटर पे SpO2 की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर ABG की सुविधा हो तो ABG की जो रिपोर्ट है वो वहाँ पे एंटर होगी, वाइटल्स एंटर होंगे, जुगुलर वेन्स का स्टेटस वहाँ पर एंटर्ड होगा। तो वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले जो नोट्स हैं क्रिटिकल वाले वो तो फिजिशियन की होगी, लेकिन आपको प्राइमरी देखिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर तो आप ही हैं, तो वहाँ पर आपने डॉक्यूमेंटेशन करना है कि आपको जो कॉल आई वो कितने बजे आई और उसके बाद आपने क्या क्या बेसिक स्टेप्स उठाए ताकि इन पेशेंट्स का मैनेजमेंट किया जा सके। तो LMNOP में हमने अभी पढ़ा कि एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के मैनेजमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जाते हैं। एंड नाउ वी विल बी फोकसिंग, ये तो एक्यूट था तो इससे तो हम पेशेंट को बाहर निकाल लेंगे। अब एक बार ही बाहर निकाल लिया तो उसके बाद में सवाल उठता है कि भाई वंस द पेशेंट इज़ आउट ऑफ द CCU, द कॉर्नरी केयर यूनिट, तो फिर क्या। तो अब पेशेंट मेरा रिकवर कर चुका है, 3 से 4 दिन वो कॉर्नरी केयर यूनिट में रहा और अब वो बाहर है, तो मैंने उसको ड्रग्स से मैनेजमेंट करना है। तो अब ये जो मेरा पेशेंट है ये क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में चला गया। जब भी आया था तो ये एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में था, तभी मैंने लिखा एक्यूट हार्ट फेलियर, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा लिख सकता था, एक्यूट हार्ट फेलियर। लेकिन अब मेरा जो पेशेंट है वो क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में गया है। तो क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या क्या दवाइयाँ दी जाती हैं ये हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। और जो सबसे पहली दवाई आप आंसर करेंगे, अगर वो आपसे फार्माकोलॉजी में भी पूछता है कि भाई व्हाट इज़ द बेस्ट ड्रग फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तब आपका आंसर एस इनहिबिटर होगा। एस इनहिबिटर जैसे कि कैप्टोप्रिल हो गया, रैमेप्रिल हो गया, यहाँ पे हम ओरल दवाइयों की बात कर रहे हैं। ये दवाई करेगी क्या, ये प्री लोड आफ्टर लोड दोनों को ही कम करती है और इसकी वजह से जो स्ट्रेस ऑन द हार्ट है वो रिलेटिवली लेस हो जाता है। तो मेजर जो मोर्टैलिटी रिड्यूसिंग ड्रग है, ये खुद में ही क्वेश्चन है कि दवाइयाँ तो बड़ी सारी लिख रहे हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट दवाई का रोल है जो मेजर मोर्टालिटी रिडक्शन करता है क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के मरीज में, वो दवाई का नाम है एस इनहिबिटर, जो कि प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों को ही रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। लेकिन जो प्राइमरी अमीन फंक्शन है एस इनहिबिटर का, वो एंजियोटेंसिन 2 का जो असर है आर्टीरियल्स के ऊपर उसको न्यूट्रलाइज करेगा। सो इट विल डिक्रीज द लोड ऑन द हार्ट एंड देयर बाय इट विल कॉज अ रिडक्शन इन द मोर्टालिटी ऑफ द केस। तो हम एस इनहिबिटर देंगे। एस इनहिबिटर की जगह पे एक और दवाई यूज हो सकती है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ए और ए को कभी कंबाइन नहीं करते हैं, ए और ए को कभी कंबाइन नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं कंबाइन करते हैं आप लोग बताओ, वाई डोंट वी कंबाइन एस इनहिबिटर विद एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये इसको इररेशनल कॉम्बिनेशन क्यों बोला जाता है, बिना नोट्स में देखे हुए बताओ ना। ACE inhibitor and angiotensin receptor blocker is always a big no, मतलब ये कभी नहीं देना है। This is never ever to be given because इन दोनों के साथ में पोटेशियम बढ़ता है। अगर दोनों ए वाली दवाइयाँ स्टार्ट कर दी जाएं तो पेशेंट को पोटेशियम का सिवियर इंक्रीज हो सकता है और पोटेशियम हार्ट की कंडक्शन को हैम्पर कर सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी करा सकता है। तो कभी भी ए और ए को कंबाइन नहीं करते, इसलिए मैंने ए और ए लिखा, मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं लिखा है। तो मैं या तो एस इनहिबिटर दूंगा या फिर मैं टेलमिसार्टन दूंगा। ये दोनों दवाइयाँ प्राइमरी मोर्टालिटी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि ये एंजियोटेंसिन 2 जो प्रीडोमिनेंटली आर्टीरियोल्स पे असर करता है, आर्टरीज पे असर करता है, उन पे असर करके ये आफ्टर लोड को ए से एस इनहिबिटर, ए से एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये प्रीडोमिनेंटली आफ्टर लोड के रिड्यूसिंग वाले एजेंट्स हैं। उसके बाद में जो अगली दवाई स्टार्ट करी जाती है वो यहाँ पर बीटा ब्लॉकर है। तो एक्चुअली में तो A+B दोनों दिए जाते हैं और ये जानना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्यूट हार्ट फेलियर।
वो जानबूझ के बीटा ब्लॉकर को, मेटोप्रोलोल को एक्यूट हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी डिस्क्राइब कर देगा, जबकि वो कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। तो आपने पकड़ना है, वो बोलेगा ऑल ड्रग्स आर यूजफुल फॉर एक्यूट हार्ट फेलियर एक्सेप्ट, आंसर होगा बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर हाउएवर इज यूज्ड इन क्रॉनिक कंजस्टिव हार्ट फेलियर। यहाँ पे हम जो दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं वो जैसे कि मेटोप्रोलोल हो गया या फिर कार्वेडिलॉल हो गया। कार्वेडिलॉल इसलिए नहीं मैंने बताया कि भाई नई दवाई है, इसलिए क्योंकि कार्वेडिलॉल का डबल एडवांटेज होता है। वो डबल एडवांटेज क्या होता है उसको देखिए। कार्वेडिलॉल क्या करती है कि वो बीटा ब्लॉकर तो है, ये हार्ट रेट तो कंट्रोल करती है, लेकिन वो साथ में अल्फा को भी ब्लॉक करती है। और अल्फा क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से हार्ट पे लोड बढ़ जाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से हार्ट पे स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा। मैं वो स्ट्रेस इंक्रीज नहीं होने देना चाहता हूँ, तो मेटोप्रोलोल तो दे ही सकते हैं, लेकिन कार्वेडिलॉल भी एडवांटेजेस है। ये एक अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर है, और क्योंकि ये अल्फा ब्लॉकर भी है तो डबल एडवांटेज है कि ये जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है ब्लड वेसल्स में उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट कंट्रोल कर लेगी तो हार्ट का ऑक्सीजन कंजम्पशन कंट्रोल में आ जाएगा, और जो अल्फा ब्लॉकर है वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन को न्यूट्रलाइज कर देगी, तो हार्ट के ऊपर में लोड कम हो जाएगा। तो अभी आपने सीखा A+B दो मेन दवाइयाँ जो यूज़ करी जाती हैं। इसके अलावा जो दवाई प्रिस्क्राइब करी जाती है वो है एक पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। जितने भी क्रॉनिक कंजस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं उन सबको चप्पल डालने में, शूज़ डालने में, सैंडल्स डालने में डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि उन्हें पीडल एडिमा होता है। इस पेडल एडिमा के लिए मैं इन पेशेंट्स को जो दवाई लिखने वाला हूँ वो थाइजाइड्स तो लिख ही सकता हूँ, जैसे फ्यूरोसेमाइड जो होता है वो एक्यूट हार्ट फेलियर के लिए, और थाइजाइड जो होते हैं वो क्रॉनिक हार्ट फेलियर के लिए। पर मैंने थाइजाइड नहीं लिखा, दो मैं बोल रहा हूँ उसके, क्योंकि थाइजाइड से पोटेशियम का लॉस होता है, थाइजाइड से मसल क्रैम्प्स होते हैं, थाइजाइड से हाइपोकलीमिया होता है। A+A क्यों नहीं देना, क्योंकि उसके साथ में पोटेशियम बढ़ जाता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में मैं यहाँ पे जहाँ पे स्पाइरोलेक्टोन पेशेंट नहीं अफोर्ड कर सकता मैं थाइजाइड्स लिखूंगा, लेकिन थाइजाइड्स के साथ में फिर दिक्कत यही है कि भाई ये हाइपोकलीमिया कर सकते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्पाइरोलेक्टोन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, और इस पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक की वजह से जो यूजुअली जो थाइजाइड्स के साथ में हमें हाइपोकलीमिया, मसल क्रैम्प्स वाली चीज़ें मिलती हैं वो मिलनी बंद हो जाएंगी। अगली जो दवाई यहाँ चालू करी जाती है वो खासकर डायबिटिक्स में चालू करी जाती है, जिसका नाम SGLT2 इनिबिटर होता है। क्योंकि हमारे बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनको डायबिटीज़ भी होगी, उसके जैसे उन्हें हार्ट डिजीज़ हो गया, और हार्ट डिजीज़ का उन्होंने क्योंकि स्टेंटिंग नहीं कराई या फिर बाईपास ग्राफ्टिंग ना कराई, तो इस वजह से उनको हार्ट फेलियर डेवलप हो गया। तो मैं जो SGLT2 इनिबिटर की बात कर रहा हूँ उसमें मल्टीपल दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि एक दवाई है एम्पैगलीफ्लोजिन, और ये एम्पैगलीफ्लोजिन है, डापाग्लीफ्लोजिन है, कनागलीफ्लोजिन है। ये दवाई हार्ट फेलियर में तो मदद करती है, मतलब डायबिटीज़ का तो कंट्रोल करती है, लेकिन डायबिटीज़ के साथ साथ में ये दवाई सॉल्ट लॉस इन द किडनी कराती है। देखिए डायबिटीज़ में एल्डोस्टेरोन, डायबिटीज़ के जैसे अगर हार्ट फेलियर हो जाए या डायबिटीज़ से पहले इश्केमिक हार्ट डिजीज़ और फिर हार्ट फेलियर हो जाए, तो इन सब पेशेंट्स में एल्डोस्टेरोन बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से किडनीज़ में भी डैमेज होगा और डायबिटीज़ की वजह से हार्ट में भी डैमेज होगा। तो दोनों ही ऑर्गन जब काम नहीं करते हैं तो एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है कॉम्पेंसेशन की वजह से। और एल्डोस्टेरोन यदि शरीर में ज़्यादा हो तो वो रैदर और पानी खींचता है, उससे और ज़्यादा वाटर का लोड, वाटर अगर शरीर में बढ़ेगा इन पेशेंट्स में, तो द बैड न्यूज़ इज़ कि हार्ट फेलियर जो है वो और वर्सन हो जाएगा। तो मैं एक ऐसी दवाई देना चाहता हूँ जो कि शरीर से सॉल्ट का लॉस कराए, और सॉल्ट का लॉस होगा तो सॉल्ट और वाटर एक साथ चलते हैं। अगर सॉल्ट निकलेगा तो साथ में पानी भी निकल जाएगा। तो SGLT2 इनिबिटर डायबिटीज़ में तो यूज़ होती है, शुगर तो कंट्रोल करती है, लेकिन साथ में इसका कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट क्या है कि ये शरीर से सॉल्ट का लॉस कराती है। ये सॉल्ट के लॉस की वजह से जो शरीर में एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड वाटर प्रेजेंट है जो हार्ट पे लोड इंक्रीज कर रहे हैं, वो लोड अब कम होना शुरू हो जाएगा। तो क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या क्या दवाइयाँ यूज़ करते हैं, तो आपने याद करना है A+B। ए से इनहिबिटर भी है, ए से ARB भी है, और ए से एल्डोस्ट्रॉन एंटागनिस्ट भी है। तो यहाँ पे 3 एज है, मैं रिपीट करना चाहता हूँ। ए से इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर और एल्डोस्ट्रॉन एंटागनिस्ट। देयर आर 3 एज इन मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसमें से हम 2 ही यूज़ कर रहे होते हैं। हम एस इनहिबिटर और स्पाइरोलेक्टोन दे रहे होंगे, या फिर हम ARB विद स्पाइरोलेक्टोन दे सकते हैं। लेकिन हम कभी भी पेशेंट में A और A कंबाइन नहीं करते। A+A इज़ ऑलवेज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। वाई? बिकॉज इट कैन कॉज डेंजरस हाइपरकलीमिया। नेक्स्ट हम एक बार समराइज कर लेते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम कॉर्नरी केयर यूनिट।
तो डिस्चार्ज के टाइम पे आपने क्लाइंट को असिस्ट करना है। असिस्ट करना मतलब उसको आइडेंटिफाई करवाना है रिस्क फैक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर यही होता है कि वो दवाई अगर रेगुलरली नहीं खाएंगे तो उन्हें वापस हमारी कॉर्नरी केयर यूनिट में आने की नौबत फिर से आ सकती है। तो उन्हें रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो नॉन कंप्लायंस है, प्लस हाइपरटेंशन का कंट्रोल ज़रूरी है। और उनको ये भी बताना है कि सॉल्ट का इंटेक रेगुलेट करना है। मेक द क्लाइंट वर्बलाइज दिस फैक्ट। उससे ये बुलवाना है कि भाई व्हाट इज़ गुड फॉर यू। तो व्हाट इज़ गुड फॉर यू इज़ कि जैसे अचार नहीं खाना है, या जो सलाद हम खाते हैं वो सलाद में ऊपर से नमक नहीं डालना है, कोई भी चिप्स नहीं खाने हैं। मतलब ऐसे सॉल्ट वाली जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी इंटेक उसका ज़ीरो रखना है। और उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि बीपी की जो मेडिकेशन है दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, क्योंकि वो वंस अ डे टैबलेट होती है। तो मोस्ट पेशेंट्स को लगता है कि यार कभी भी खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये दो चीज़ें एम्फोसाइज कर लेते हो ना कि हार्ट फेलियर की जो दवाइयाँ हैं, A3 में से दो थे एज, जैसे कि पेशेंट की रेमिपेरल चल रही है, साथ में उसका थाइजाइड या फिर एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट चल रहा है, बीटा ब्लॉकर जैसे कि मेटोप्रोलॉल चल रहा है। तो अगर ये रेगुलरली दवाइयाँ लेगा और डायबिटिक है तो साथ में एम्पैग्लिफ्लोजिन भी है, तो ये सारी दवाइयों के बेसिस पे नाम फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। एस इनहिबिटर हो गया, देन कैन बी मेटोपरलॉल A+B। A+B तो याद रखने के हैं। A+B के सिवा स्पाइनोलैक्टोन हो गया, इसके साथ में एम्पैग्लिफ्लोजिन हो गया। टोटल 4 दवाइयाँ, एस इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट और एम्पैग्लिफ्लोजिन और 4 मेडिसिन जो कि रेगुलरली ली जाएंगी, उनको मिस नहीं करना है। एंड सॉल्ट इनटेक एंड बीपी मेडिकेशन कंप्लायंस इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद में उनको बताना है कि पेन किलर नहीं खाना है, क्योंकि पेन किलर्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो किडनी को डैमेज करते हैं और उनकी किडनी ऑलरेडी डैमेज होती है। मैं फिर से अलर्ट करना चाहता हूँ, पेन किलर्स को अवॉइड करना है, एनसेड्स को अवॉइड करना है, बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ। ये भी पेशेंट से वर्बलाइज करना है, क्योंकि देखो ओल्ड एज में जाके घुटनों में दर्द हो जाती है, ओल्ड एज में जाके कमर में दर्द हो जाती है। तो उसको ये उससे ये बुलवाना ज़रूरी है कि उसको ये मालूम है कि भाई कभी बहुत ज़्यादा बैक पेन है कि उठ भी नहीं पा रही, फिर तो चलेगा, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है पेन किलर को अवॉइड करें, क्योंकि पेन किलर खाने से पेप्टिक अल्सर तो होता ही है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ पेन किलर से, एस्पिरिन छोड़िए, मैं तो बाकियों की बात कर रहा हूँ। चाहे आप इंडोमेथासिन लिख रहे हैं, चाहे आप इटोरोकॉक्सिब की बात कर रहे हैं, कोई भी रूटीन पेन किलर, चाहे इबुप्रोफेन है, वो अगर रेगुलरली कंज्यूम किया जाए तो पेप्टिक अल्सर तो होता ही है, लेकिन वो किडनी को भी हार्म करता है। तो जहाँ तक पॉसिबल है हम पेन किलर्स को, एनसेड्स को अवॉइड करना चाहते हैं। टी और कॉफ़ी और रेड बुल मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इन सब में कैफ़ीन होगा, और कैफ़ीन जो होता है वो हार्ट रेट को बढ़ाता है, और अगर हार्ट रेट बढ़ेगी तो हार्ट पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा, और यहाँ तो वैसे ही दिक्कत है, कार्डियक मसल ठीक से काम नहीं कर रहा। इसलिए टी, कैफ़ीन, रेड बुल, ये सारी चीज़ें अवॉइड करना ज़रूरी है। लो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो लो सॉल्ट होना चाहिए। सॉल्ट के साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल का जो इनटेक है, जैसे अंडे का जो येलो वाला हिस्सा होता है उसको यूजुअली अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। दो अभी कुछ स्टडीज़ आई हैं जो कहती है कि लिटिल बिट अमाउंट में दिया जा सकता है, बट जहाँ तक पॉसिबल है, क्योंकि मोस्ट पेशेंट्स का एलडीएल बढ़ा हुआ होगा, उन्हें एथ्रोस्क्लेरोटिक कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेजेस भी होंगी, तो हम पहला एडवाइस तो यही करेंगे कि आप फैट का इंटेक कम कर लीजिए। और मोस्टली इंडियन पेशेंट्स जो फैट खाते हैं वो फैट या तो फ्राइड फूड होता है या फिर एग्स होता है, तो इसलिए मैंने एग के येलो वाले हिस्से को कंजम्पशन को मिनिमाइज करने के लिए बोला। तो सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल और कैलोरीज, अगर ये 3 चीज़ें कम कर दी जाए तो वैसे ही बीपी कंट्रोल भी बेटर हो जाएगा, हार्ट डिजीज़ का जो प्रोग्रेशन है वो भी रिलेटिवली कम हो जाएगा। अगर थाइजाइड स्टार्ट किए गए हैं तो हाइपोकलीमिया होगा, उसकी वजह से मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, आप जानते ही हैं। तो इसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका तो यही है कि थाइजाइड को लोएस्ट पॉसिबल डोज में दिया जाए, जस्ट इतना कि पीडोलिडीमा गायब हो जाए और पेशेंट को चप्पल डालने में दिक्कत ना हो। लेकिन अगर जहाँ पे पॉसिबल है, अगर थाइजाइड के सिवा आप अगर स्पाइनोलैक्टोन है आपके गवर्नमेंट सप्लाई में, तो हम स्पाइनोलैक्टोन भी पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। फिर रिस्ट्रिक्ट वाटर इनटेक टू अबाउट 1 लीटर से 1.5 लीटर्स पर डे। जो वाटर इनटेक है उसको 1 से 1.5 लीटर पर डे के आसपास ही हम रेगुलेट करने के लिए बोलते हैं। और बहुत बार ऐसा होगा बे कि गर्मी के मौसम में इंडिया में बहुत बार ऐसा होगा कि उसके हॉट सूख जाएंगे। अब होठ सूख जाएंगे तो घर वाले तो बोलेंगे ना कि देखिए जी इतनी गर्मी हो रही है, इसके होठ सूखे हुए हैं। तो आप वहाँ पे जो आइस के चिप्स होते हैं या आइस क्यूब्स जो होते हैं उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं कि वो आइस क्यूब से थोड़ी देर उसको चूस सकते हैं, जिसकी वजह से उनको जो ज़ुबान जो एकदम से ड्राई हो जाती है या होठ बिल्कुल सूख जाते हैं,
वो कंपैरेटिवली कम हो जाए। लेकिन ये बात बताना ज़रूरी है कि ज़्यादा पानी पिएंगे तो हार्ट की ओवरलोडिंग हो जाएगी, तो इसलिए फ्लूइड इंटेक को अवॉइड करना है, सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड करना है, जहाँ तक पॉसिबल लिफ्ट को यूज़ करें, क्योंकि वैसे ही देखिए इनका कार्डियक आउटपुट कम है। अगर ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और कोई वजन भी उठा लिया इन्होंने, तो एफर्ट इंटॉलरेंस के रहते चक्कर आ सकता है, गिर सकते हैं, हेड इंजरी हो सकती है। और फिर एज अ नर्सिंग अफसर आपकी जिम्मेदारी होगी हर कंसल्टेशन पे इनका वेट रिकॉर्डिंग करना, एडीमा का डॉक्यूमेंटेशन करना कि पिटिंग एडीमा जो है वो कितना प्लस है या माइनस है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उनका जो वजन है पिछली बार के कंपैरिजन में वो बढ़ गया है या स्टैटिक है, और क्या उन्हें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं। और अगर चेस्ट हैवीनेस है तो ये तो फिजिशियन भी पूछेगा, लेकिन आपको भी पूछना ज़रूरी है, क्योंकि अगर छाती में हैवीनेस है तो इनमें से बहुत सारे पेशेंट्स वही वाले हैं जिनको कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेजेस है, या तो वो डायग्नोज नहीं हुई है या डायग्नोज होने के बावजूद भी इंटरवेंशन नहीं किया गया है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर के लिए मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। मैं रिवाइज करा देता हूँ। व्हाट इज़ मस्ट नो फॉर यू? मस्ट नो इज़ फाइंडिंग्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर एंड राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है कि एक्यूट पल्मरी एडीमा में, एक्यूट हार्ट फेलियर में क्या क्या स्टेप्स उठाने होते हैं, LMNOP। और फिर क्रॉनिक वाले में मैंने दवाइयाँ भी बताई और एल्गोरिथम बताया कि क्या क्या इंटरवेंशंस एज अ नर्सिंग अफसर आपके लिए ज़रूरी होते हैं। सो इट्स अ गुड थिंग कि आपने इस टॉपिक को पढ़ा, जो कि मोस्ट बच्चे अवॉइड करते हैं, बट आई एम वेरी श्योर कि अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं तो यू डेफिनेटली बी एबल टू क्लियर द एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। सो कीप लर्निंग लाइक दिस गाइज, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू आर गोना डू ग्रेट इन योर कैरियर्स। Thank you.